एलएसडी का प्रश्न सुनकर उसने यह देखने के लिए अपना सिर ऊपर कर लिया कि संध्या में अर्धचंद्र निकल रहा था। वह चिल्लाया, समय हो गया है, समय हो गया है, चांद निकल रहा है, कंकाल जाग रहे हैं। उस मस्तिष्क को खोजने के लिए हमारे पास कुछ ही घंटे शेष हैं। परमल से कहो। नागेंद्र ने अपना शेष वाक्य तब निगल लिया जब उसने झील के पास एक राक्षस को देखा। नागेंद्र फुसफुसाया, कोई आ रहा है, परमल को बचाओ और छिप जाओ। झील के किनारे एलएसडी भी लेटकर परमल पर दृष्टि रख रही थी, जो स्पर्श की गई वस्तु को उखाड़ने में अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर रहा था। बृहस्पति रूप कुंड के पास एक पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। अपने पैरों के ठीक समीप भूमि पर लेटे हुए नागेंद्र से अज्ञात उसने चारों ओर देखा और संपूर्ण क्षेत्र का अवलोकन किया। झील के चारों ओर बिखरे तंबू, मसाले, मॉनिटर, रस्सियां और अन्य संदिग्ध सामग्रियों को देखकर यह स्पष्ट था कि वहां मनुष्य की उपस्थिति है। तभी उसने देखा कि एक पुरुष ठंडे पानी के मध्य बैठा था और कुछ पकड़ने का यत्न कर रहा था। परमल ने भी बृहस्पति को देखा। वे दोनों जानते थे कि अब क्या करना है और एलएसडी भी। अभी भी नागेंद्र के इतने समीप होने से अज्ञात वह परमल को पकड़ने के लिए ढलान पर दौड़ पड़ा। तब तक परमल उस वस्तु को भूमि से थोड़ा ढीला करने में सफल हो गया था, परंतु उसे ज्ञात था कि यदि उसने इसे छोड़ दिया तो वह इसे खो देगा। दूसरी ओर बृहस्पति की गति एवं आकार किसी को भी भयभीत करने के लिए पर्याप्त थे और परमल उसे अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते हुए देख सकता था। परमल के बड़े व भयभीत नेत्र एलएसडी को देखने लगे, जो बड़ी तेजी से अपनी ओरिजिन 12 बंदूक लोड कर रही थी, क्योंकि वह भी प्रबल बृहस्पति को देख सकती थी। अब चंद्र स्पष्ट दिखने लगा था। बृहस्पति के प्रचंड पगों से धरती कांप उठी, जिससे कंकालों की सेना जाग गई। वे चारों ओर से उसके पास आने लगे। सतर्क कंकाल रक्षकों को देखते हुए परमल ने अपनी सारी गतिविधि बंद कर दी, जिससे कंकाल केवल बृहस्पति पर आक्रमण करें। अब वह एलसीडी पर निर्भर था कि वह परमल के पकड़े जाने से पूर्व सही निशान साधे और विशाल बानर को रोक दे। जैसे ही कंकालों का झुंड उसकी ओर दौड़ने लगा, बृहस्पति परमल की ओर बढ़ा। एलएसडी ने उसे गोली मार दी। उसने 8 सेकंड से भी कम समय में 3 राउंड फायर किए, जो सारे बृहस्पति की बाईं ओर लगे, परंतु गोलियां उसे घायल करने में सक्षम नहीं थी। यद्यपि गतिरोधक बनकर उसका संतुलन बिगाड़ने में सफल हुई, जिससे बृहस्पति भूमि पर गिर गया। सहसा फायरिंग ने बृहस्पति को अचंभित कर दिया था। कंकाल सेना तुरंत उस पर झपट पड़ी और अपनी हड्डियों तथा चट्टानों का शस्त्र के रूप में प्रयोग करते हुए उस पर वार करने लगी। अपने हाथ के एक तेज झपट्टे के साथ बृहस्पति ने सरलता से शवों के ढेर को स्वयं पर से उतार दिया। एलएसडी समझ गई थी कि उसे बंदूकों से परास्त नहीं किया जा सकता, उसे पकड़ना आवश्यक था। उसने अपनी किट से एक नेट गन निकाली और शूट करने से पूर्व निशाना साधा। शूट करते ही बंदूक से निकले जान ने बृहस्पति को चारों ओर से कसकर लपेट लिया और बिजली का झटका दिया, जिससे वह उसमें उलझकर स्थिर हो गया। बृहस्पति के संघर्ष ने परमल को कुछ समय दिया, परंतु वह अभी भी भूमि में दबा खोपड़ी से जूझ रहा था, क्योंकि वह झील में बुरी तरह से फंसी हुई थी। उसने अपनी उंगलियां खोपड़ी के खोखले नेत्रों में फंसा दी और पूरी शक्ति से उसे निकालने का प्रयत्न किया। वह फिर भी नहीं हिली। दांत भींचकर श्रम करते हुए परमल ने बृहस्पति को जाल से मुक्त होकर पुनः अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। उसके पास अधिक समय नहीं था। एलएसडी ने अपनी बंदूक से और भी गोलियां दागी, परंतु उससे बृहस्पति की सरपट चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे पूर्व कि ये कुछ और कर पाते, बृहस्पति ने उन्हें पकड़ लिया और अपने हाथ के एक झटके से परमल को जोर से पटक दिया। उस वार से परमल को लाभ हुआ, क्योंकि उसका हाथ जो भूमि में फंसी हुई खोपड़ी को निकालने में लगा था, ऐसे शक्तिशाली झटके से वह उसे अंततः झील से निकालने में सफल हुआ, जिसके नीचे उसकी रीढ़ की हड्डी लटक रही थी। नागेंद्र ने यह सब देखा और समझ गया कि वह वही है। जैसे ही परमल बर्फ पर गिरा, बृहस्पति ने उस पर तेजी से आक्रमण कर दिया। परमल द्वारा पकड़ी खोपड़ी ने कंकाल सेना का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। यह देखते ही देखते रूप कुंड के चारों ओर की हर चट्टान से कंकालों का समूह बाहर आने लगा। इससे पूर्व कि वह कुछ कर पाते, बृहस्पति ने परमल के हाथ से खोपड़ी को छीन लिया। इस प्रक्रिया में खोपड़ी टूटकर खुल गई और चांद की रोशनी अंदरूनी भाग पर गिर गई। जैसे ही चांदनी ने भीतर के भाग को स्पर्श किया, कंकाल की खोपड़ी चांदी के समान चमक उठी और उसमें उड़के हुए 2 शब्द स्पष्ट दिखने लगे, अनादि, अनंत।
एलएसडी ने गोलियां चलाना जारी रखा। कंकाल सेना गोलियां लगने पर बिखरती, परंतु पुनः एकत्र होकर आक्रमण करने हेतु तैयार हो जाती। ब्रिस्कप पर भी बंदूक की गोलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। नागेंद्र अभी तक ब्रिस्कप से छिपकर भूमि पर लेटा हुआ था, परंतु अब अंततः हस्तक्षेप करने का समय था, क्योंकि जिस खोपड़ी की उसे आवश्यकता थी वह ब्रिस्कप के हाथों में थी। एक हाथ में खोपड़ी लेकर ब्रिस्कप ने परमल को अपने दूसरे हाथ से उठाकर दूर फेंक दिया। अन्य संभावित वारों से अनभिज्ञ ब्रिस्कप अपने चारों ओर घिरी कंकाल सेना को दूर भगाता रहा। नागेंद्र ने ईयरपीस के माध्यम से एलएसडी को ब्रिस्कप पर गोलियां न चलाने का आदेश दिया, क्योंकि उसके हाथ में खोपड़ी थी और वह उस पर किसी भी प्रकार की हानि का जोखिम नहीं उठा सकता था। एलएसडी ने पीछे हटते हुए ब्रिस्कप के नेत्रों को देखा, जो एक उग्र पशु की भांति लग रही थी। तभी ब्रिस्कप की ओर नागेंद्र दौड़ा और उस पर वैसे ही आक्रमण किया जैसे एक शिकारी अपने शिकार पर करता है, और उसकी पीठ पर जा गिरा। नागेंद्र की गति व रणनीति ने एलएसडी और परमल को चकित कर दिया। इससे पूर्व कि ब्रिस्कप कोई प्रतिक्रिया कर पाता, नागेंद्र ने अपने दांत उसकी ग्रीवा में क्रूरता पूर्वक गड़ा दिए। रूपकुंड में ब्रिस्कप पर हुए सभी वारों में यह सबसे घातक था। नागेंद्र ने उसे इतनी तीव्रता से भंच लिया था कि ब्रिस्कप की पीठ पर से मांस का एक टुकड़ा चीर लिया गया था। हृदय से देह के बाकी हिस्से में रक्त की आपूर्ति करने वाले एक प्रमुख धमनी के फट जाने के कारण ब्रिस्कप की देह से अत्यधिक रक्त बहने लगा। कुछ ही क्षणों में नागेंद्र ब्रिस्कप की पीठ से उतर गया और पुनः अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बिना समय व्यर्थ किए उसने ब्रिस्कप के हाथ से खोपड़ी को छीन लिया, अपनी प्राचीन धातु की बोतल खोली और मस्तिष्क के ऊपरी भाग के टूटे हुए टुकड़े का प्याले के समान प्रयोग करते हुए उसमें थोड़ा सा पानी डाला। कुछ कंकालों का समूह मूर्छित ब्रिस्कप पर आक्रमण करने लगा। परमल और एलएसडी ने सभी कंकालों को दूर रखा, जिससे वे नागेंद्र को बाधित न कर सके। वे जागते हुए कंकालों की बढ़ती सेना को अनुभव कर सकते थे। वे समझ गए थे कि वे शीघ्र ही प्रबल होने वाले हैं। परमल को ज्ञात था कि स्वयं की रक्षा हेतु उसे अपने हथगोले का प्रयोग करना होगा, क्योंकि उनके पास कंकालों की इतनी बड़ी सेना से युद्ध करने का और कोई उपाय नहीं था। उन्होंने प्रक्रिया पूर्ण होने तक नागेंद्र की प्रतीक्षा की, क्योंकि वही उनके भागने का संकेत होगा। जैसे ही पानी ने चांदी के चमकदार मस्तिष्क की भीतरी सतह को स्पर्श किया, शिलालेख पानी में घुल गया और उसे एक उदात फिरोजी रंग में परिवर्तित कर दिया। कंकालों से अभिभूत ब्रिस्कप असहाय होकर अपने समक्ष अपने कार्य को विफल होते देखता रहा। नागेंद्र ब्रिस्कप के ताजा मांस के टुकड़े को दुष्टता से चबा रहा था और उस पर मस्तिष्क में डाला हुआ आकाशीय पानी पी रहा था। जब उसने यह फिरौती पेय पिया, तब एलएसडी और परमल उस जल को नागेंद्र के कंठ से नीचे उतरता देख सकती थी, क्योंकि बाहर तक उस जल का रंग दिखाई दे रहा था। ब्रिस्कप जानता था कि उसे रणक्षेत्र छोड़ना ही होगा, अन्यथा वह या तो बुद्धिहीन कंकालों द्वारा या अभ्रष्ट नागेंद्र एवं उनके सैनिकों द्वारा मारा जाएगा। इस सबसे सुरक्षित रहने का एक ही उपाय था कि परशुराम ने जिस अंतिम युक्ति का प्रदर्शन करने से उन्हें वर्जित किया था, उसकी सहायता ली जाए। ब्रिस्कप ने अपने नेत्र बंद कर लिए और क्षण भर के लिए निर्णय लिया, क्योंकि कंकालों का समूह उस पर वार किए जा रहा था। तभी परमल को नागेंद्र से संकेत मिला। शब्द ग्रहण कर लिया गया था। उसने हैंड ग्रेनेड की पिन खींची और उसे बर्फीले झील पर फेंक दिया। ग्रेनेड गिरने से कुछ ही क्षण पहले ब्रिस्कप ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और भूमि से दूर ऊपर उड़ गया। कंकालों का एक समूह अभी भी उसे नोच रहा था। उसके ऊपर झूलते हुए कंकाल एक एक करके गिर पड़े, जिससे उसकी देह पर कई घाव और हो गए, जिससे रक्त रिसने लगा। नागेंद्र ने उसे भागते हुए देखा और अभी भी वह उसके मांस के अंतिम टुकड़े को चबा रहा था। यह विस्फोट पूरे सन्नाटे में हिंसक रूप से गूंजता रहा और झील के चारों ओर बर्फ के ढके पहाड़ों में एक हिमस्खलन पैदा हुआ, जिससे एलएसडी, परमल और नागेंद्र को स्वयं की रक्षा करने के लिए बहुत कम समय मिला। परमल ने कंकालों को एलएसडी को उसके पैरों से घसीटते हुए चट्टानों के गुच्छे में ले जाते देखा। क्षण भर में विशाल शिलाखंडों एवं बर्फों ने झील के चारों ओर से नीचे लुढ़कते हुए संपूर्ण क्षेत्र को घेर लिया। जब तक भूस्खलन रुका, तब तक सब कुछ बर्फ की मोटी परतों में ढक चुका था। नागेंद्र और उसके दल का कोई संकेत नहीं था और रहस्यमय झील अपने सभी कंकालों के साथ उस रात को सदैव के लिए अपना अस्तित्व खो बैठी। ग्रीवा पर बर्बरता से काटा हुआ घाव लिए ब्रिस्कप ने बिना विचार किए कि
उस पर मनुष्यों का ध्यान आकर्षित होगा, कैलाश पर्वत के मार्ग पर उड़ना जारी रखा। इस कारण अनेक व्यक्तियों को उसे छवियों एवं वीडियो के रूप में अपने मोबाइल व फोन पर रिकॉर्ड करने का अवसर मिला। रक्त की गंभीर अल्पता और क्लांत होने के कारण बृहस्पति की दृष्टि धीरे धीरे मंद होती जा रही थी। बहुत आगे देखने में असमर्थ और इस बात से अनभिज्ञ कि मनुष्य अब विमान पुराण के रहस्य को जान गए थे और वे भी अब उड़ सकते थे। वह हिमालय श्रृंखला के ऊपर एक छोटे कम उड़ान वाले विमान से टकराकर एक पर्वत पर गिर गया और अपने देह के भार तथा गिरने के प्रभाव से घनी बर्फ में लुप्त हो गया। अचेतन व असहाय विशाल राक्षसी हिमालय में बृहस्पति को देखा जाना या ढूंढा जाना असंभव था। वर्धमान की रात को हुए रूप कुंड के विनाश से अनभिज्ञ मिलारेपा एवं परशुराम किसी भी प्रकार के आक्रमण के लिए आगरा और भीमकुंड के अपने अपने गंतव्य पर तैयार थे। ताजमहल को सुरक्षा निश्चित करने हेतु पूर्व रात ताजमहल के आसपास रहने और नागेंद्र का कोई संकेत नहीं मिलने के पश्चात मिलारेपा ने पुनः कैलाश जाने का निर्णय लिया। सड़क पर चलते समय उन्होंने किसी को पिछली रात आकाश में देखी गई किसी विचित्र वस्तु का वर्णन करते सुना। मिलारेपा ध्वनि के स्रोत का पता लगाने हेतु मुड़े और पाया कि टेलीविजन पर एक पत्रकार समाचार दे रहा था कि नेपाल व उत्तराखंड की सीमा पर स्थानीय लोगों ने एक विशालकाय उड़ते हुए बानर को देखा था। यह समाचार एक धुंधले फोन पर लिए गए वीडियो द्वारा समर्थित था, जिसमें एक उड़ता हुआ बृहस्पति दिख रहा था। कुछ लोग कहने लगे कि वह हनुमान जी थे और दूसरों ने कहा यह पैंट व शर्ट पहना कोई पुरुष था। कुछ अन्य लोगों का कहना था कि उड़ने वाला प्राणी किसी अन्य विश्व का वासी था और कुछ ने पूरी कथा को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि यह प्रचार के लिए रचा गया एक मीडिया स्टंट था। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।